ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। और यह सही भी है और मैं इससे एग्री भी करता हूँ। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो अच्छे कंपनीज होते हैं वो ठीक हमारे आंखों के सामने होते हैं, लेकिन इसके बाद भी हम उन कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते और 15 साल बाद या 20 साल बाद हम ये किस्से सुनते हैं कि अगर उस टाइम मैंने अगर 1 लाख रुपए लगाया होता तो आज के टाइम मेरे पास करोड़ों रुपए होते। क्योंकि अगर आप एशियन पेंट्स, पेडिलाइट इंडस्ट्रीज और HDFC बैंक जैसे कंपनीज के बारे में बात करेंगे तो ऐसा नहीं था कि 20 साल पहले इन कंपनीज के बारे में कोई जानता नहीं था, क्योंकि उस टाइम भी एशियन पेंट्स एक बहुत ही फेमस पेंट ब्रांड था और एक मार्केट लीडर पेंट ब्रांड था। और पेडिलाइट इंडस्ट्रीज के बारे में तो आप जानते ही है, फेविकॉल के जो एड्स है जो मार्केटिंग इंडस्ट्री में लेजेंडरी माने जाते हैं, उन फेविकॉल एड्स को हमने हर क्रिकेट मैच के ऊपर हजारों बार देखा होगा। और हमने ये भी देखा होगा कि जो भी हमारे आसपास जो कारपेंटर्स होते हैं वो फेविकॉल को छोड़ के कोई और ब्रांड यूज नहीं करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आई एम प्रीटी श्योर 99.99% ऑफ द इन्वेस्टर्स ने इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं किया होगा। और अगर किसी ने 15-20 साल पहले इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होता तो आज के टाइम में एशियन पेंट्स में लगाए हुए 1 लाख रुपए 2 करोड़ 61 लाख रुपए से भी ज्यादा होते। पेडिलाइट इंडस्ट्री में लगाए हुए 1 लाख रुपए 4 करोड़ 15 लाख रुपए से ज्यादा होते और HDFC बैंक में लगाए हुए 1 लाख रुपए 2 करोड़ 95 लाख रुपए से भी ज्यादा होते। एंड आई एम प्रीटी श्योर 15-20 साल पहले भी जो इन्वेस्टर्स है वो ऐसे क्वालिटी कंपनीज को छोड़ के इधर वो पेनी स्टॉक्स के पीछे भाग रहे थे या उन स्टॉक्स को ढूंढ रहे थे जो हफ्ते में या महीने में डबल हो जाए। और आज की टाइम में भी यही हाल है, क्योंकि आज की टाइम में भी जो क्वालिटी कंपनीज है वो ठीक हमारे आंखों के सामने है, लेकिन इसके बाद भी हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे स्टॉक्स के पीछे भाग रहे हैं जिसमें हमें जल्दी जल्दी कम टाइम में पैसे कमाने का लालच दिखता है। और यही एक रिटेल इन्वेस्टर की सबसे बड़ी कमजोरी है जो उसे स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने से रोकता है। क्योंकि सबसे पहले तो एक रिटेल इन्वेस्टर के पास पेशेंस नहीं होता है, क्योंकि अगर उसने आज स्टॉक खरीदा तो उसके बाद हर दिन वो अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके उस स्टॉक का प्राइस देखता रहेगा। और अगर स्टॉक का प्राइस नीचे जाता है और उसको नेगेटिव रिटर्न्स दिखाई देता है तो वो डर के उस स्टॉक को बेचना चाहेगा। और वही अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है और उसे प्रॉफिट दिखाई देता है तो वो ग्रीड के चक्कर में या लालच के चक्कर में उस स्टॉक को बेचना चाहेगा। क्योंकि जो ज्यादा से ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स है उन्हें डिलेड ग्रेटिफिकेशन के ऊपर कम यकीन होता है और उन्हें हमेशा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है। यानी अगर आपको कोई ऐसा स्टॉक मिलता है जो अगले 10 सालों में 10 गुना रिटर्न्स कमा के दे सकता है और उस स्टॉक को अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर आज खरीदता है और 5 दिन बाद मान लीजिए उसका प्राइस डबल हो जाता है तो वो रिटेल इन्वेस्टर 10 साल बाद जो 10 गुना रिटर्न्स मिलेंगे उस डिलेड ग्रेटिफिकेशन के बारे में नहीं सोचेगा, बल्कि वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के बारे में सोचेगा और वो अपने शेयर्स बेच के प्रॉफिट बुक कर देगा। और इन्हीं रीजंस की वजह से एज अ रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में जो फियर और ग्रीड का गेम होता है इसे बाईपास करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और इसी रीजन की वजह से किसी भी रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक पैसिव मोड ऑफ इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऐसे स्ट्रेटेजी से जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने इन्वेस्टिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं और इन्वेस्टिंग को एक हैबिट बना सकते हैं, जिससे वो ये जो मार्केट में ग्रीड होता है या एक्साइटमेंट होता है या फियर होता है उसको वो आसानी से बाईपास कर सके। और ऐसा ही एक बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है सिप इन्वेस्टमेंट। और ये सिप इन्वेस्टमेंट उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है जो फुल टाइम जॉब करते हैं या बिजनेस चलाते हैं, जो हर महीना 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 1 लाख रुपए या कोई भी अमाउंट सेव करके उस अमाउंट को वो हर महीना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी सिप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में एक डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे और उसके साथ साथ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि सिप और डिसएडवांटेजेस क्या है, और उसके साथ साथ ऐसे कौन से एंटिटीज है या एसेट क्लासेस है जिसमें हम सिप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड फाइनली हम रिस्क असेसमेंट करके 10 स्टॉक्स का एक रेफरेंस पोर्टफोलियो भी बनाएंगे। एंड ऑफ कोर्स ये स्टॉक्स किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन हम जो डिस्कशन करने वाले हैं उससे आपको एक ब्रॉडर आइडिया आ जाएगा कि ऐसे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज बनाने के पीछे कौन से कॉन्सेप्ट्स है, और उन्हें समझने के बाद आप अपने खुद के स्ट्रेटेजी भी डिजाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इसी के बारे में एक डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम कोशिश करते हैं कि ये जो सिप होता है या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है ये क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी का सैलरी अगर 1 लाख रुपए है और वो अपने घर के खर्चे निकालने के बाद हर महीना अगर वो 25,000 रुपीज सेव कर पा रहा है और इसे अगर वो इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो एक इन्वेस्टमेंट शेड्यूल कर सकता है, जिसके हिसाब से वो हर महीना पहले तारीख से 5वें तारीख के अंदर अपना जो 25,000 रुपीज है इररेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन, मार्केट चाहे ऊपर हो या नीचे हो उसके वो परवाह नहीं करता है, वो बस मार्केट में उन 25,000 रुपीज को इन्वेस्ट कर देता है और इसे वो हर महीना रिपीट करता है। तो अभी यहाँ पर कोई पूछ सकता है कि अगर सिप इन्वेस्टमेंट करना है तो सिप इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऑप्शंस क्या है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट की बात करेंगे तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन उसमें हम 3 ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। पहला ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स, जहां पर आप म्यूचुअल फंड कंपनी को हर महीना सिप इन्वेस्टमेंट के रूप में पैसा देंगे और उन पैसों को
म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करता है, वो अलग अलग स्टॉक्स में या स्टॉक मार्केट के एसेट्स में इन्वेस्ट करता है और इस प्रोफेशनल सर्विस के बदले म्यूचुअल फंड्स आपसे फीस भी लेता है। और म्यूचुअल फंड्स में एक फायदा ये भी है कि यहाँ पर आप अपना इन्वेस्टमेंट ऑटोमेट कर सकते हैं, यानी अगर आपने सिप इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन सेट कर दिया तो उसके बाद हर महीना ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से 25,000 रुपीज एक पर्टिकुलर डेट पे कट होके ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो ये पहला ऑप्शन है। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन है इंडेक्स फंड्स। सो फॉर एग्जांपल जो निफ्टी है वो एक इंडेक्स है और जो सेंसेक्स है वो भी एक इंडेक्स है। और ये इंडेक्स क्या होते हैं, ये इंडेक्स इंडिया के जो टॉप कंपनीज है उनका एक ग्रुप होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप निफ्टी 50 की बात कर ले तो निफ्टी 50 में इंडिया के जो टॉप 50 कंपनीज है वो सारे निफ्टी 50 के इंडेक्स में आते हैं। और अगर कोई इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करता है तो उसका पैसा ऑटोमेटिकली इन सारे कंपनीज पे लग जाता है, जिससे जो स्टॉक मार्केट एवरेज रिटर्न्स देता है वही रिटर्न्स आप भी कमाते हो। लेकिन इंडेक्स फंड्स के साथ एक प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर आपका पैसा ऐसे कंपनीज में भी लग जाता है जिन कंपनीज को आप पसंद नहीं करते या जो आपके इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया में नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 के लिस्ट में ONGC भी है, लेकिन ONGC मुझे पर्सनली पसंद नहीं है और इस स्टॉक ने लास्ट 5 इयर्स में 26% से भी ज्यादा का नेगेटिव रिटर्न भी दिया है। या ऐसा मान लीजिए जो ONGC है वो मेरे इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नहीं है। लेकिन अगर मैं इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करता हूं तो इररिस्पेक्टिव ऑफ मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उसको कंसिडर किए बिना जो इंडिया के टॉप 50 कंपनीज है जो निफ्टी इंडेक्स में आते हैं उन सारे कंपनीज में मेरा पैसा इक्वली लग जाता है। तो इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करने का एडवांटेज है, तो यहाँ पर जो स्टॉक मार्केट का एवरेज रिटर्न्स होता है वही रिटर्न्स आप भी कमाते हो और इंडेक्स फंड्स के जरिए आप इंडिया के टॉप कंपनीज के ऊपर पैसा लगा रहे हो, जिसकी वजह से चांसेस ज्यादा है कि आपका पैसा रिलेटिवली ज्यादा सेफर हो। और वहीं यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या है, तो वो ये है कि जो कंपनीज आपको पसंद नहीं है या जो कंपनीज आपके इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया में नहीं आते, ऐसे कंपनीज भी अगर इंडेक्स के लिस्ट में है तो उनपे भी आपका पैसा लग जाएगा। और उसके बाद आता है तीसरा ऑप्शन, और इस तीसरे ऑप्शन में आप खुद अपने स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं और इस स्टॉक पोर्टफोलियो में आप हर महीना सिप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स जब आप ऐसे स्टॉक पोर्टफोलियो बनाते हो तो वहां पर आपको कैसे स्टॉक्स पिक करना है, उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग रिस्क एनालिसिस कैसे करना है, उसको हम कुछ ही टाइम में जब हम 10 स्टॉक्स का जो रेफरेंस पोर्टफोलियो है उसके बारे में बात करेंगे तो वहां पर हम इसके रिलेटेड और ज्यादा डिस्कस करेंगे। सो टू समराइज अबाउट सिप इन्वेस्टमेंट, अगर आप सिप इन्वेस्टमेंट के एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो इन्वेस्टिंग है वो एवरेज हो जाएगा, क्योंकि मार्केट कभी कभी ऊपर होता है कभी कभी नीचे होता है। लेकिन अगर आप हर महीना कंसिस्टेंटली मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या होता है, ये जो ऊपर नीचे का जो वॉलेटिलिटी है वो एवरेज हो जाता है। और दूसरा एडवांटेज ये है कि सिप इन्वेस्टमेंट करने से आप मार्केट का जो फियर और ग्रीड का जो खेल होता है उसे बाईपास कर सकते हैं, क्योंकि आप मार्केट में इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन हर महीना इन्वेस्ट करते हैं। और सिप इन्वेस्टमेंट का तीसरा और सबसे बड़ा एडवांटेज है, सिप इन्वेस्टिंग के जरिए आप इन्वेस्टिंग को एक हैबिट बना सकते हैं, क्योंकि अगर इन्वेस्टिंग किसी का हैबिट बन जाता है तो ऐसे लोग जो होते हैं वो फिजूल के खर्चों पे कम फोकस करते हैं और वहां पर पैसा बचाते हैं और उन्हीं पैसों को वो इन्वेस्टमेंट पे डिप्लॉय करने में ज्यादा फोकस करते हैं। और उसके बाद अगर आप सिप इन्वेस्टमेंट के डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे तो सिप इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड मुझे एक ही बहुत बड़ा डिसएडवांटेज दिखता है, और वो डिसएडवांटेज ये है कि जो ऑब्वियस मार्केट टाइमिंग होते हैं उसको सिप मोड में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स मिस कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टॉक मार्केट अचानक सा क्रैश हो जाता है या कोई पर्टिकुलर स्टॉक होता है जो मे बी फंडामेंटली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, उसमें अगर अचानक सा प्राइस फॉल हो जाता है तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज मार्केट में कभी कभी बहुत ऑब्वियस होते हैं, और जो सिप इन्वेस्टर्स होते हैं वो ऐसे ऑब्वियस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं। क्योंकि सिप इन्वेस्टर्स को तो इसकी परवाह ही नहीं है, क्योंकि चाहे मार्केट ऊपर जाए कोई स्टॉक नीचे गिरे, वो तो हर महीना एक पर्टिकुलर तारीख पे अपना इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशंस। लेकिन हाँ, ये जो ऑब्वियस मार्केट टाइमिंग है ये कभी कभी बहुत सारे इन्वेस्टर्स का नुकसान भी करवा सकता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि मार्केट को टाइम करने के चक्कर में वो मार्केट में इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट टाइम करने से उनका जितना फायदा हो सकता था उससे कहीं ज्यादा नुकसान मार्केट में ना इन्वेस्ट करने की वजह से हो जाता है। तो ये था सिप इन्वेस्टमेंट के ऊपर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, और अभी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हम कैसे अपने खुद के एक स्टॉक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम हर महीना सिप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप ऐसे क्वालिटी कंटेंट के बदले अगर आप मुझे और मेरी टीम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो ये जो वीडियो के ऊपर लाइक बटन है इसको प्रेस करके आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंटली ये जो बेल नोटिफिकेशन है इसे जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डाले जो बहुत अर्जेंट या इंपॉर्टेंट हो सकता है तो ऐसे केस में आपको
तुरंत एक नोटिफिकेशन या अपडेट मिल जाएगा। करना चाहते हैं या एक स्टॉक बास्केट क्रिएट करना चाहते हैं तो उस बास्केट में हमें किस तरीके के स्टॉक्स चुनने चाहिए। तो ऐसे स्टॉक्स चुनने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 4 मेन क्राइटेरियाज को शॉर्टलिस्ट किया है, जिसमें पहला क्राइटेरिया यह है कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, और दूसरा क्राइटेरिया है कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो ऑनेस्ट और क्लीन होना चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया यह है कि कंपनी जिस सेक्टर में या जिस मार्केट में काम करता है वो एक ग्रोइंग मार्केट होना चाहिए। और उसके बाद फोर्थ कंडीशन और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यह है कि कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप एशियन पेंट्स या पेडिलाइट इंडस्ट्रीज की ही बात कर ले तो लास्ट 10 इयर्स के सेल्स और प्रॉफिट डेटा के अकॉर्डिंग इन्होंने हर साल, ऑलमोस्ट हर साल कंसिस्टेंट सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। यानी इन कंपनीज ने लॉन्ग टर्म में यह साबित किया है कि ये एक कंसिस्टेंट रेट के साथ ग्रो होने का पोटेंशियल रखते हैं या कैपेसिटी रखते हैं। और जनरली ऐसे जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने वाले जो कंपनीज होते हैं उनका जो लॉन्ग टर्म स्टॉक प्राइस का चार्ट होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। यानी लॉन्ग टर्म में इन कंपनीज का जो प्राइस होता है वो गोली की तरह ऊपर जाता है। और आपने अक्सर वॉरेन बफेट के इंटरव्यूज में ये सुना होगा कि वो कंपाउंडिंग के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं और ये बोलते हैं कि अगर स्टॉक मार्केट में असली पैसा कमाना है वो सिर्फ पावर ऑफ कंपाउंडिंग के मदद से ही हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी समझना जरूरी है कि अगर ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का काम करना है तो यहाँ पर ऐसे जो कंसिस्टेंट कंपनीज होते हैं उन्हें चुनना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड ऑफ कोर्स ये जो सारे पैरामीटर्स है ये अपने आप में एक बहुत बड़े टॉपिक है जिसको सिर्फ एक ही वीडियो में डिस्कस करना मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर आप इसके बारे में और ज्यादा सीखना चाहते हैं या इसको डीपली समझना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हमारा अपकमिंग लाइव क्लास है या लाइव कोर्स है उसका डिटेल्स मैंने वहां पर दिया है, जहां पर हम इन सारे पैरामीटर्स के बारे में और इनके रिलेटेड एनालिसिस के बारे में डीपली और डिटेली डिस्कस करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि अगर हमने अच्छे स्टॉक्स भी पिक कर लिए तो उसके बाद हमारे रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग ऐसे स्टॉक्स में हमें कितना इन्वेस्ट करना है या पोर्टफोलियो में उनका वेटेज क्या होना चाहिए। तो चलिए अभी उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो जनरली जब भी आप कोई स्टॉक पिक करते हैं तो वो स्टॉक इधर लार्ज कैप हो सकता है, मिड कैप हो सकता है या स्मॉल कैप हो सकता है। जहां पर लार्ज कैप कंपनी यानी वो एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड और बहुत ही बड़ी कंपनी हो सकती है। मिड कैप कंपनी यानी वो लार्ज कैप से छोटा होता है और वो डिसेंटली एस्टैब्लिश्ड होता है। और उसके बाद अगर आप स्मॉल कैप कंपनी के बारे में बात करें तो ये कंपनी अभी भी बहुत छोटे कंपनीज होते हैं, जिसकी वजह से ऐसे कंपनीज में लॉन्ग टर्म रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि 10-15 साल का अगर आप टाइम होराइजन कंसिडर करेंगे तो ऐसे टाइम पीरियड में कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ एडवर्स मार्केट कंडीशंस आएंगे और ऐसे छोटी कंपनीज अगर उन मार्केट कंडीशंस को झेल नहीं पाएंगे तो मे भी ऐसा हो सकता है कि कुछ स्मॉल कैप कंपनीज बंद हो जाए और बहुत सारे स्मॉल कैप कंपनीज अंडर परफॉर्मर बन के रह जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर वही स्मॉल कैप कंपनी अगर ग्रो करने में और सर्वाइव करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो वो इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा रिटर्न्स भी कमा के दे सकता है। और इस चार्ट पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो लार्ज कैप, मल्टी कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज होते हैं उनमें जो रिस्क होता है उसके अकॉर्डिंग रिटर्न्स कैसे वेरी करता है। तो अगर आप लार्ज कैप की बात करें तो यहाँ पर रिस्क भी कम होता है और रिटर्न भी कम होता है, यानी यहाँ पर सेफ्टी ज्यादा है और सेफ्टी के साथ साथ यहाँ पर रिटर्न्स भी कम है। उसी तरीके से मिड कैप में रिस्क थोड़ा ज्यादा हो जाता है और रिटर्न्स भी थोड़ा ज्यादा हो जाते हैं, और उसी तरीके से स्मॉल कैप में रिस्क बहुत ज्यादा होता है और उसी तरीके से यहाँ पर रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो अभी अगर मान लीजिए कोई इन्वेस्टर 10 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बनाता है तो उस पोर्टफोलियो में वो कितना लार्ज कैप स्टॉक्स डालेगा, कितना मिड कैप स्टॉक्स डालेगा और कितना स्मॉल कैप स्टॉक्स डालेगा, वो टोटली निर्भर करता है उस इन्वेस्टर के रिस्क एपेटाइट के ऊपर। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कोई अपने अर्ली 20s में है या 30s में है और वो अगर सोचता है कि अगर मैं ज्यादा रिटर्न्स कमाने के लिए ज्यादा रिस्क ले सकता हूं तो मे बी वो अपने पोर्टफोलियो में 40% लार्ज कैप स्टॉक्स ऐड करे, 40% मिड कैप स्टॉक्स और 20% स्मॉल कैप स्टॉक्स ऐड करे। और उसी तरीके से अगर कोई अपने अर्ली 40s में है या 50s में है और उन्हें लगता है कि मैं ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता, मुझे सेफ इन्वेस्टिंग करना है, तो मे बी वो अपने 100% ऑफ द पोर्टफोलियो में सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स ही डाले। और उसके बाद अगर वो एक छोटा सा रिस्क लेना चाहते हैं थोड़े हायर रिटर्न्स के बदले, तो वो अपने पोर्टफोलियो में 80% लार्ज कैप, 10% मिड कैप और 10% स्मॉल कैप स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो रिस्क एपेटाइट है यानी आप कितना रिस्क ले सकते हो, आपकी एबिलिटी क्या है, उसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आप अपने पोर्टफोलियो में कितना लार्ज कैप, कितना मिड कैप और कितना स्मॉल कैप स्टॉक्स ऐड करना चाहते हो। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक रेफरेंस पोर्टफोलियो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जिसका वेटेज होगा 70% लार्ज कैप स्टॉक्स,
स्टॉक्स, 20% मिड कैप स्टॉक्स और 10% स्मॉल कैप स्टॉक्स। यानी जो 10 स्टॉक्स हम ऐड करने वाले हैं उसमें 7 लार्ज कैप होंगे, 2 मिड कैप होंगे और 1 स्मॉल कैप स्टॉक होगा। तो सबसे पहले अगर आप लार्ज कैप स्टॉक्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला नाम होगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, क्योंकि सबसे पहले तो कंपनी ने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस डिलीवर किया है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये एक ग्रोइंग मार्केट में है। और इस कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रेंथ कैसा है और टाटा ग्रुप का मैनेजमेंट कितना क्लीन है उसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद दूसरा कंपनी है इन्फोसिस लिमिटेड, जो कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर है और ये भी एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, ग्रोइंग मार्केट में है और इसका मैनेजमेंट क्लीन है और ये कंपनी भी फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अभी आईटी से हमने 2 स्टॉक्स पिक कर लिए, तो इसलिए अभी हम क्या करेंगे, अभी हम पोर्टफोलियो को थोड़ा डाइवर्सिफाई करेंगे और अलग अलग सेक्टर से स्टॉक्स को पिक करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से जो नेक्स्ट स्टॉक होगा वो हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर से पिक करेंगे और इस कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। और ये कंपनी भी एक बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर है और मार्केट में बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि ये कंपनी जिस तरीके का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाता है उसके अकॉर्डिंग ये कंपनी लार्ज कैप स्टॉक होने के बाद भी मिड कैप स्टॉक्स जैसे रिटर्न्स डिलीवर करने का पोटेंशियल रखता है। और उसके बाद नेक्स्ट कंपनी है टाइटन कंपनी और ये भी एक टाटा कंपनी है और इसने भी एक लंबे समय के लिए कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाया है। और इस कंपनी को लिस्ट में इंक्लूड करने का एक मेन रीजन ये है कि ये कंपनी ग्रोइंग सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने में और उसमें एस्टैब्लिश होने में बहुत ज्यादा माहिर है, क्योंकि सबसे पहले इस कंपनी ने वॉच सेक्टर को आइडेंटिफाई किया और उसमें एस्टैब्लिश हो गया। और उसके बाद कंपनी ने ज्वेलरी सेक्टर को आइडेंटिफाई किया, क्योंकि वहां पर उनको ये दिख रहा था कि लोगों का टेस्ट ज्वेलरी में बदल रहा है और लोग ज्यादा डिजाइनर ज्वेलरी को प्रेफर कर रहे हैं और इसीलिए कंपनी ने ज्वेलरी सेक्टर में होने वाले ग्रोथ को आइडेंटिफाई किया और उसमें भी एस्टैब्लिश हो गया। और अभी प्रेजेंटली कंपनी ने आईवेयर सेक्टर को आइडेंटिफाई किया है, क्योंकि अभी कंपनी ये देख रहा है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो आई ग्लासेस पहनना प्रेफर करते हैं, जिसके 2 मेन रीजंस है। पहला रीजन ये है कि अभी जो आईवेयर है वो एक तरीके का ट्रेंड बन चुका है और दूसरा मेन रीजन ये है कि अभी बहुत सारे जो लोग हैं वो आईवेयर्स इसीलिए भी प्रेफर करते हैं क्योंकि अभी हमारा जो स्क्रीन टाइम है वो ज्यादा हो चुका है, क्योंकि हम कंप्यूटर स्क्रीन के सामने ज्यादा बैठते हैं और हर टाइम मोबाइल चेक करते रहते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे आंखों के ऊपर प्रेशर पड़ता है उसके लिए जो आईवेयर सेक्टर है वो कुछ सॉल्यूशंस ऑफर करता है और ये जो सॉल्यूशंस का मार्केट है ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो इन 2 रीजंस की वजह से कंपनी ने अभी आईवेयर सेक्टर में भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और वहां पर भी ये एस्टैब्लिश हो रहा है। और इसके बाद नेक्स्ट कंपनी हो सकता है एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड, जिसको आप डी मार्ट के नाम से भी जानते होंगे। और इस कंपनी को लिस्ट में ऐड करने का सिंपल रीजन है क्योंकि अभी भी इस कंपनी में ग्रो होने का बहुत ज्यादा स्कोप है, क्योंकि प्रेजेंटली अगर आप देखें तो इस कंपनी का जो प्रेजेंस है वो पैन इंडिया नहीं है, बल्कि ये कुछ ही स्टेट्स में कॉन्सेंट्रेटेड है, क्योंकि ये कंपनी क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन करता है, जिसकी वजह से अभी भी इस कंपनी में ग्रो होने का बहुत बड़ा स्कोप है। और उसके बाद नेक्स्ट कंपनी हम फार्मा सेक्टर से पिक कर सकते हैं और इस कंपनी का नाम है डिवीज लैबोरेटरीज। और इस कंपनी में अभी चल क्या रहा है इसके बारे में ऑलरेडी हमने पहले के वीडियोस में बहुत बार डिस्कस किया है, लेकिन ऑन द सरफेस अगर मैं आपको बताऊं तो अभी ये जो फार्मास्यूटिकल्स का जो एपीआई इंडस्ट्री है, यानी जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का जो इंडस्ट्री है, उसमें आने वाले टाइम में एक मैसिव बूम आ सकता है, क्योंकि प्रेजेंटली ये जो एपीआई है इसको हम चाइना से ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, जो हम आगे आने वाले टाइम में रिड्यूस करना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे डोमेस्टिक मार्केट प्लेयर्स है उन्हें इस सेक्टर में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। और डिवीज लैबोरेटरीज ऑलरेडी जो एपीआई मार्केट है उसमें एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है, जिसकी वजह से इस कंपनी को एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ एडवांटेज इस इनिशिएटिव से मिल सकता है। एंड मोर ओवर अभी ये जो डेवलपमेंट हो रहा है ये एक बोनस है, क्योंकि प्रेजेंटली अगर आप देखें तो कंपनी का जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो इस अपॉर्चुनिटी के बिना भी ग्रो होने का कैपेबिलिटी रखता है, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया में ही वन ऑफ द लीडिंग एपीआई मैन्युफैक्चरर है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक को हम बैंकिंग सेक्टर से पिक कर सकते हैं और इस स्टॉक का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक, क्योंकि प्रेजेंटली अगर आप देखेंगे तो ये बताया जाता है कि इंडिया बाय 2030 दुनिया का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। और अगर किसी देश में इतना ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होना है तो इस ग्रोथ को फाइनेंस करने के लिए जो बैंकिंग सेक्टर है वो एक क्रूशियल रोल निभाता है। और इस एंटायर प्रोसेस में जो बैंकिंग सेक्टर के कंपनीज है उन्हें भी फायदा होगा और वो भी ग्रो करेंगे। एंड ऑफ कोर्स अभी तक जो हमने लार्ज कैप स्टॉक्स डिस्कस किया है उसमें हम पेडिलाइट इंडस्ट्रीज और एशियन पेंट्स को भी इंक्लूड कर सकते थे, लेकिन हमने वीडियो के स्टार्टिंग से ही इन दोनों का एग्जांपल और रेफरेंस लिया है और इसीलिए जस्ट फॉर द चेंज हमने इन दोनों को लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया है। एंड ऑफ कोर्स इन स्टॉक्स को छोड़ के मार्केट में और भी बहुत सारे क्वालिटी लार्ज कैप स्टॉक्स है, लेकिन हमारे लिस्ट में सिर्फ 7 ही स्टॉक्स आ सकते थे, तो इसलिए हमने सिर्फ 7 स्टॉक्स पिक किए हैं। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में ये कैप स्टॉक्स में एक कंपनी है जिसका नाम है एस्ट्रल लिमिटेड, जो पाइप्स, प्लम्बिंग और ड्रेनेज सिस्टम्स बनाता है और रिसेंटली ये कंपनी एडहेसिव मार्केट में भी एस्टैब्लिश हो रहा है।
और इस कंपनी को लिस्ट में इंक्लूड करने का एक मेन रीजन ये है कि इस कंपनी का जो ब्रांड प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और फाइनेंशियल्स के मामले में कंपनी ने कंसिस्टेंटली सेल्स और प्रॉफिट्स में परफॉर्म भी किया है और कंपनी डेट फ्री भी है। तो इसीलिए हमने इस स्टॉक को मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स के लिस्ट में इंक्लूड किया है। और उसके बाद मिड कैप स्टॉक्स के लिस्ट में नेक्स्ट कंपनी है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड, जो कि इंडिया में केबल्स, वायर्स और उनके एलाइड प्रोडक्ट्स का लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। एंड ऑफ कोर्स ये कंपनी भी डेट फ्री है क्योंकि कंपनी के पास जितना डेट है उससे कहीं ज्यादा इसके पास कैश इक्विवेलेंट्स है। लेकिन इस कंपनी को लिस्ट में इंक्लूड करने का मेन रीजन है इसका मार्केट लीडरशिप, क्योंकि प्रेजेंटली अगर आप देखेंगे तो इंडिया में जो वायर्स एंड केबल्स का जो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है उसमें ये कंपनी 24% मार्केट शेयर होल्ड करता है। और उसके अलावा इस कंपनी का जो डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिसके जरिए ये मोर देन 1,25,000 रिटेल आउटलेट्स को पहुंच सकता है। और इसीलिए हमने इस स्टॉक को भी जो हमारा मिड कैप स्टॉक्स का लिस्ट है उसमें ऐड किया है। और उसके बाद आता है स्मॉल कैप स्टॉक का लिस्ट, और मैंने जो स्मॉल कैप स्टॉक पिक किया है उसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो कि आईटी सेक्टर में काम करता है। और इस कंपनी को पिक करने का मेरा रीजन ये है कि ये कंपनी रिलेटिवली एक यंगर आईटी कंपनी है जो 2011 या 12 में स्टार्ट हुआ था, और कंपनी ने साइजेबल प्रॉफिट जो है वो 2020 में ही कमाना शुरू किया था। और 2020 से इसके जो प्रॉफिट्स है वो एक्सप्लोड हो रहे हैं और लगातार बढ़ रहे हैं, और कंपनी का जो क्लाइंट बेस है वो भी स्ट्रांग है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस कंपनी को लिस्ट में इंक्लूड करने का एक और मेजर रीजन है इस कंपनी के फाउंडर, जिनका नाम है मिस्टर अशोक सूटा, जो आईटी इंडस्ट्री के एक वेटरन एंटरप्रेन्योर है, जिन्होंने पहले तो विप्रो का जो आईटी बिजनेस है उसको 15 सालों तक लीड किया, और उसके बाद वो माइंट्री के फाउंडिंग चेयरमैन और एमडी भी बने। और उसके बाद उन्होंने हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज को फाउंड किया 2011 में, और उस कंपनी को भी उन्होंने सक्सेसफुली एस्टैब्लिश किया है। यानी यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड्स जो है वो एक रिलेटिवली यंगर कंपनी है, लेकिन इस कंपनी को जो चलाने वाले फाउंडर है वो एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर है, जिन्होंने विप्रो जैसे जायंट कंपनी को भी लीड किया है और माइंट्री जैसे कंपनी को स्टार्ट करके उसको सक्सेसफुली एक बड़ा कंपनी भी बनाया है। और यही कुछ रीजंस है जिसकी वजह से मुझे लगा कि जो स्मॉल कैप कंपनी हमें पिक करना था वहां पर हम हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी को पिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से अपने रिस्क एपिटाइट के बेसिस पे अपने खुद का पोर्टफोलियो बना सकते हैं और उस पोर्टफोलियो में हर महीना सिप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।